हेलो दोस्तों। मेरे पति इस दुनिया में नहीं थे और मेरा एकमात्र सहारा मेरा बेटा था। गर्मी का मौसम था और मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाने जाती थी। हमारे घर में केवल एक ही बाथरूम था जो कमरे में नहीं बल्कि घर के आंगन में था। जब भी मैं कमरे से निकलकर उस बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। घर में मेरे बेटे के अलावा और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई आ नहीं सकता था। पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। परंतु मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि घर में तो सिर्फ मेरा जवान बेटा ही है और मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। लेकिन समय के साथ मैंने उसकी कुछ ऐसी हरकतें देखी जिससे मेरा शक बढ़ने लगा। एक दिन जब वह घर पर नहीं था तो मैंने उसका फोन उठाकर चेक किया। फोन में एक वीडियो थी जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि जब मैं बाथरूम में नहाने जाती थी तो वह मेरा नाम गायत्री है और मेरे जीवन का सफर बहुत ही अनोखा रहा है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। उस वक्त मैं जीवन की चुनौतियों के बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता मैंने जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और सीखा कि संघर्ष और प्रेम के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति से हुई थी जो मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हमारे बीच का प्यार बहुत गहरा था। हमने मिलकर अपने छोटे से परिवार को खुशहाल बनाने की कोशिश की। 1 साल बाद हमारा बेटा हुआ और मैं मां बन गई। उस समय मैं केवल 20 साल की थी और मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार था। हमारे बीच का अंतर केवल 16 साल का था, इसलिए हमारे रिश्ते में एक अनोखी मित्रता भी थी। मैं मां थी, लेकिन उसके लिए एक दोस्त भी थी। मैंने अपने बेटे को अपनी दुनिया माना और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैंने और मेरे पति ने अपने परिवार के लिए और भी मेहनत की। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा धक्का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से मेरी दुनिया बदल जाएगी। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी, अपने बेटे के साथ इस नई जिंदगी को जीने की। वह अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का कोई अनुभव नहीं था। उसने हमेशा अपने पिता के संरक्षण में जीवन बिताया था और कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे खुद परिवार का भार उठाना पड़ेगा। मेरे पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर आ गई। मैंने उसे समझाया कि अब समय आ गया है जब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, लेकिन यह सब उसके लिए नया और कठिन था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 ही कमरे थे, पर बाहर आंगन बहुत बड़ा था। यह घर उस जमाने का बना हुआ था जब घरों में शौचालय नहीं होते थे। बाद में मेरे पति ने घर के कोने में एक छोटा सा शौचालय बनवाया था। ये शुक्र है कि घर में शौचालय बन गया था, क्योंकि बाहर जाना बहुत असुविधाजनक लगता था। वैसे भी अब वह जमाना बीत चुका था। मेरी आदत थी कि मैं रोजाना नहाया करती थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से चले गए तब से नहाने के दौरान मुझे बाथरूम में कुछ अजीब महसूस होने लगा। जैसे ही मैं बाथरूम में जाती मुझे ऐसा लगता था कि कोई अंदर झांक रहा है। एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अब मैं इस बात से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन यह ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे रोहन को भी नहीं बता सकती थी। रोहन मेरा जवान बेटा था, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की थी। अब हालात ने उसे मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था और इसी वजह से वह आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा था। एक रात वह मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मम्मी, मैं बहुत परेशान हूं। सब कुछ कैसे होगा? हम तो सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे खर्चे हैं। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि पिताजी इतना सब कुछ संभालते थे। मैं तो समझता था कि यह सब बहुत आसान है, अभी तो शुक्र है कि घर अपना है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, घर तो अपना है, लेकिन इसकी मरम्मत भी तो करनी पड़ती है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह भी खराब हो जाएगा। रोहन ने सर पकड़कर कहा, अब क्या करें? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आप मेरी शादी करा दो और लड़की वालों से कुछ पैसे मांग लो। उन पैसों से हम घर की मरम्मत भी कर लेंगे और कुछ काम धंधा भी शुरू कर लूंगा।
जब मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसे फटकार हुए कहा, मैंने तुझे कभी यह सब नहीं सिखाया। लड़की वालों से पैसे मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे पिताजी ने मेरे माँ बाप से एक भी रुपया नहीं लिया था और तू इस तरह की बातें कर रहा है। मुझे यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तेरी परवरिश इस तरह से नहीं की है कि तू ऐसी बातें करे। किसी की बेटी को अपने घर लाना कोई मामूली बात नहीं होती। वह भी एक जीती जागती इंसान है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे और मैं चाहती हूं कि तू उनसे भी बेहतर बने, लेकिन तू तो अभी से ही लड़की के दहेज पर नजर टिकाए बैठा है। अगर काम करना है तो मेहनत कर, खुद से कुछ कर। मेरे बेटे को मेरी बात बहुत बुरी लगी, जाहिर है उसे बुरा लगना ही था। वह कहने लगा, मम्मी खर्चे बहुत ज्यादा है। मैं तो आपसे अपने दिल की बात कर रहा था और आपने तो मुझे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, मत करवाओ मेरी शादी। मैंने कहा, तेरी शादी तब तक नहीं करवाऊंगी जब तक तू कोई पक्की नौकरी नहीं कर लेगा। यह सुनकर वह इतना कहकर चला गया। आजकल नौकरी नहीं मिलती, कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। मैंने पूछा, यह जुगाड़ क्या होता है? तो वह कहने लगा, जुगाड़ का मतलब है शॉर्टकट से पैसा कमाना। मैंने कहा, ऐसे कभी कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। रोहन के जाने के बाद मैं अकेली बैठी सोचती रही। अब मुझे सिर्फ अपने बेटे की चिंता नहीं थी, बल्कि उस डर और अजीब एहसास की भी थी जो मुझे बाथरूम में होता था। क्या यह सच में मेरा वहम था या फिर कुछ और? मैं इस उलझन में थी कि किसी से बात करूं या नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं रोहन को यह बात बताऊंगी तो वह और भी परेशान हो जाएगा। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगी थी। घर की दीवारें मुझे जैसे घूरती सी लगती थी और हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती थी तो ऐसा लगता था कि मैं उन्हें महसूस कर सकती हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरे मन का भ्रम है, लेकिन फिर भी वह डर मेरे दिल में गहराई तक बैठ गया था। रोहन की चिंता ने मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा दिया था। मैं सोचने लगी कि अगर वह इसी तरह चिड़चिड़ा और निराश रहता है तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। मैंने उसके भविष्य के बारे में कई सपने देखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सपने दूर होते जा रहे हैं। अगली सुबह मैंने तय किया कि मुझे खुद को मजबूत करना होगा। मैं अपने डर और चिंताओं के आगे झुक नहीं सकती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं अपने बेटे को सही मार्ग दिखाऊंगी और उसे मेहनत की अहमियत समझाऊंगी। मैंने रोहन को उसके पसंदीदा नाश्ते के साथ बुलाया और उसकी थाली परोस हुए कहा, रोहन, मैं समझती हूं कि तुम पर बहुत दबाव है और यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन याद रखना, किसी भी बड़ी सफलता के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह ज्यादा दिन टिकता नहीं। रोहन ने मेरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत उम्मीदें रखती हूं और मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ता चुनोगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं। अगर तुम मेहनत करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने बस सिर हिलाया और नाश्ता करने लगा। मैं जानती थी कि उसे समय चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन वह मेरी बात समझेगा। शाम को जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो, तलाश कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी श्वेता से करा दूंगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते क्योंकि वह भी जवान है और तुम भी लड़कियों की शादी जल्दी होनी चाहिए। उसकी माँ भी उसकी जल्दी शादी करवाना चाहती थी। अब तो तेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए हैं, तो अब तुझे ही सब कुछ देखना है, इसलिए अच्छा है कि कोई नौकरी कर ले। मेरा बेटा कहने लगा कि नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने पूछा, क्या मतलब, कौन सा काम है? और तू ऐसे क्यों कह रहा है कि थोड़ा गलत है? गलत तो गलत होता है, थोड़ा गलत क्या होता है? मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आपको बताकर मैं पछता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बाद में बताऊंगा। और यह कहकर वह कहीं चला गया। मैं सोचती रही कि वह क्या कह रहा था। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि आजकल जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, किसी भी जवान लड़के या लड़की को अपनी बातों में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जानती थी कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग भी कम नहीं हैं।
जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। क्या रोहन भी किसी गलत राह पर जा रहा था? उस रात मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। रोहन की बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं समझ रही थी कि रोहन मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है, और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे पति के जाने के बाद से ही मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। रोहन ही मेरा सहारा था, और अब उसी के बारे में मुझे चिंता सताने लगी थी। मैंने उसे बड़े प्यार से पाला था, उसे सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बातों को भूलकर किसी गलत रास्ते पर चलने की सोच रहा है। अपने पति के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था, लेकिन अब रोहन के बारे में सोचकर मेरा दिल कमजोर हो जाता था। क्या मैं रोहन को सही रास्ते पर ला पाऊंगी? क्या वह समझ पाएगा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं होते और गलत रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है? मैंने अपनी एक दोस्त से सुना था कि उसके पति ने उसकी वीडियो वायरल कर दी थी। इस बात ने मेरे दिल में भी एक डर बैठा दिया था। मैं सोचने लगी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। कोई मुझे बार बार क्यों देखेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरा वीडियो बना रहा हो और मुझे पता ही ना हो। ये सोचते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिताई थी। मैं एक शरीफ औरत थी, और अब इस उम्र में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? मेरे जवान बेटे को अगर यह बात पता चल जाती कि यह सब कौन कर रहा है, तो वह शांत नहीं बैठता। वह जज्बाती और जोशीला था, और उसे भी कुछ करना था। यह सब सोचकर मैं बहुत डर जाती थी। हमारे शौचालय की स्थिति ऐसी थी कि वह घर के कोने में बना हुआ था, जिसकी पिछली दीवार गली की ओर थी। उसमें एक बड़ा सा रोशनदान था, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। रोशनदान इतना ऊंचा था कि वहां से कोई दिखाई नहीं देता था, इसलिए हमने उस पर ना कोई कपड़ा लगाया और ही जाली। लेकिन अब मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था, इसलिए नहाने से पहले मैंने उस रोशनदान के ऊपर अपना दुपट्टा लगा दिया ताकि कोई देख ना सके। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी को किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ता। गली का स्तर ऊंचा था और हमारा घर नीचा, इसलिए मैंने सोचा इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, वो भी एक बूढ़ी औरत के लिए। हालांकि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं थी, मेरी उम्र अभी सिर्फ 35 साल की ही थी। मेरा बेटा जवान था और मैं उसकी शादी करना चाहती थी। जब मैं नहाकर बाहर निकली तो ये देखकर हैरान रह गई कि कपड़ा अपनी जगह से हटा हुआ था। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे रोना आने लगा कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। अब मैं क्या करूं? अपने बेटे को बता दूं? मामला अब बहुत बढ़ चुका था। इसका मतलब था कि कोई ना कोई था जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। लेकिन यह बात भी सोचने वाली थी कि किसी बाहरी आदमी को यह कैसे पता चला कि मैं किस समय नहाने जाती हूं। मैं रोजाना एक समय पर नहाने नहीं जाती थी। कभी सुबह नहा लेती थी, कभी दोपहर को, और कभी खाना बनाने के बाद। और गर्मी के मौसम में तो मैं दिन में 2 बार भी नहा लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और साफ सुथरा रहना मुझे अच्छा लगता था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने तय किया कि बेटे को बता ही देती हूँ। मैंने उसे सीधे सीधे नहीं कहा कि मुझे पक्का यकीन है, पर मैंने उसे बताया कि जब मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखता है। मुझे शक है कि यह रोशनदान की तरफ से होता है। मुझे लगा था कि यह सुनकर मेरा बेटा पागल हो जाएगा और कहेगा, कौन है वह, मैं पता करता हूं, उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, आपको ऐसा ही लगा होगा। इस बात को छोड़िए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन है जो ऐसी हरकत कर सकता है? आप इन सारी बातों को भूल जाइए। उसने इस बात को इतना हल्के में ले लिया कि मैं हैरान रह गई। मुझे उससे ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह तो बड़ा गुस्से वाला था, और अपनी मां के मामले में उसे तो और भी गुस्सा आना चाहिए था। घर की औरतें तो अपनी इज्जत होती हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मुझे लगा कि उसे परेशान होना चाहिए था। फिर उसने क्यों नहीं किया? मैं उसकी मां थी और यह बड़ा मामला था, लेकिन वह मजे से बैठा रहा। मैंने भी दोबारा बात नहीं की और सोचा कि खुद ही पता करती हूं कि यह सब कौन कर रहा है।
मेरे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती थी। अगले दिन मैंने अपनी योजना के अनुसार काम किया। मैं उस रोशनदान के पास खड़ी रही और ध्यान से देखने लगी कि कोई वहां से झांकता है या नहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि गली के उस पार कुछ हलचल हो रही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे उस ओर देखा और मेरी आंखें फटी रह गई। गली में एक आदमी खड़ा था जिसने अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की हुई थी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर देख रहा था, जैसे कि रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने जल्दी से खुद को छुपा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे शक सही थे। कोई ना कोई था जो मेरी हरकतों पर नजर रख रहा था। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे एक कैमरे वाला फोन चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ। उसके पास फोन था पर मेरे पास नहीं। उसने कहा, एक दिन के लिए अपना फोन तुम्हें दे दूंगी, पर पहले मुझे बताओ कि बात क्या है। मैंने कहा था कि अभी नहीं बता सकती, बाद में बता दूंगी। मैं उस फोन को बाथरूम में रखना चाहती थी और रोशनदान की तरफ कैमरे का मुंह करके देखना चाहती थी कि मुझे बाहर से कौन देखता है। मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इससे रिकॉर्डिंग भी हो जाती, वीडियो भी बन जाती और मुझे पता चल जाता कि हरकत कौन कर रहा है। साथ ही मेरे पास सबूत भी आ जाता। मैंने अपनी दोस्त से फोन लिया और उसे ऐसी जगह पर रखा, रोशनदान की तरफ कैमरा कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। शायद उसके फोन का कैमरा खराब था। इसके बाद उसने अपना फोन मांग लिया और कहा कि उसे फोन की जरूरत है। वह लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाने का काम करती थी, इसलिए मैं बार बार उससे फोन नहीं मांग सकती थी। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उस जगह को बंद करवा दे या फिर बाथरूम कहीं और बनवा दें। घर के हालात पहले से ही खराब थे। जब मेरे पति का निधन हुआ तो पता चला कि उन पर बहुत सारा कर्ज था। अब वे लोग सामने आ रहे थे और अपने पैसे मांग रहे थे। मेरा बेटा भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। लोग मुझसे कहते थे कि उसकी शादी करवा दो, दहेज के पैसों से वह कोई बिजनेस शुरू कर लेगा और घर में बहू भी आ जाएगी, जिससे तुम भी अकेली नहीं रहोगी। मेरा बेटा आजकल बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने किसी से फोन पर बात करते हुए कहा, आजकल लोग ऐसी वीडियो से बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। एक वीडियो की ही तो बात है और अगली वीडियो आते ही लोग पिछली को भूल जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं था, सीधे सीधे बातें हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं वह वही बात तो नहीं कर रहा था जो मेरे मन में आ रही थी। अगर एक पति पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी की वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या एक बेटा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ की वीडियो वायरल नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वह अपने पास कोई खास काम नहीं था। कभी कभी वह एक गाड़ियों के शोरूम में काम कर लेता था, जिससे उसे रोजाना के थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन यह कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। उसकी बातें सुनकर लग रहा था कि उसके पास बात करने के लिए और कोई विषय नहीं था। जैसे ही उसने फोन रखा, मैं उसके पास गई और पूछा, तुम किससे बातें कर रहे थे? कौन सी वीडियो बनाओगे और वायरल करोगे? क्या तुम भी उस आदमी की तरह कुछ करने का सोच रहे हो जिसने अपनी बीवी की वीडियो वायरल कर दी थी? मेरा बेटा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? बात को कहां से कहां जोड़ रही हो? मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, बस वैसे ही बात हो रही थी। मैंने फिर उससे पूछा, तो फिर वह कौन सी वीडियो थी जिसकी बात कर रहे थे? आजकल तो हर तरफ औरतों की ही वीडियो वायरल होती है, जिनमें या तो वह डांस कर रही होती है या फिर कुछ और कर रही होती है। देखो, अगर मुझे पता चला कि तुमने भी कोई गलत हरकत की है तो मैं तुम्हें जेल से भी नहीं छुड़वा, उंगली वजह से मुझे जेल जाना पड़े। फिर मैंने उसे याद दिलाया, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं नहाने जाती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तुमने इस बारे में क्या किया? पहले तो वह घबरा गया, फिर कहने लगा, मैंने भी आपको कहा था कि आपको वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे? उस आदमी का तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बार जाकर जांच कर लेते कि ऐसा है या नहीं?
किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर इस बाथरूम के रोशनदान को बंद करवाने की कोशिश करो। ये रोशनदान इतना बड़ा है कि यहाँ से कोई आदमी छलांग भी लगा सकता है। जब तुम्हारे बाबा ने शौचालय बनवाया था तब जमाना ऐसा नहीं था। मुझे लगा था कि यह सब सुनकर तुम गुस्से से लाल पीला हो जाओगे और कुछ करोगे, लेकिन तुम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। मेरे बेटे ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि बाथरूम में जाते हुए कोई आपको देखता है तो फिर आप बाथरूम में मत जाया करो। ऐसी उल्टी बात तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग उलझा हुआ हो। और मेरे बेटे का दिमाग सच में बहुत उलझा हुआ लग रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाथरूम में ना जाऊं? गर्मी का मौसम था, क्या मैं नहाती भी नहीं? मुझे तो नहाने का शौक था और साफ सुथरा रहने की आदत भी थी। मैं इस बारे में बहुत सोचती रही और अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, क्योंकि इस घर में और कोई नहीं था और बाहर से भी कोई अजनबी हमारे घर में नहीं आता। मैं हैरान थी कि मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करता था, लड़ने मरने को तैयार हो जाता था, लेकिन अब वह बिल्कुल सामान्य हो गया था। उधर श्वेता की माँ बार बार कहती थी कि उसकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वह चाहती थी कि मैं उसे कहूं कि कोई अच्छी नौकरी कर ले ताकि दोनों की सगाई कर दी जाए। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे बेटे को आजकल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। लेकिन श्वेता भी पागल थी, जो रोहन से प्यार कर बैठी थी। मुझे लगता था कि अगर वह वाकई उससे प्यार करती थी तो उसे किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी, चाहे उसे कुछ साल तक इंतजार ही क्यों ना करना पड़ता। श्वेता मेरे दोस्त की इकलौती बेटी थी और अपने घर में सबसे ज्यादा लाडली भी। वह मुझे भी बहुत सुंदर लगती थी। एक मुसीबत मेरे सर पर जरूर थी कि मुझे अपने बेटे पर नजर रखनी थी, लेकिन नजर तब रखती जब वह घर पर होता। आजकल वह ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। हालांकि जब तक मैं खाना वगैरह बना रही होती थी तब तक वह घर में ही होता था। एक दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो उसका फोन उसके कमरे में पड़ा हुआ था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। मैंने सोचा कि क्यों ना उसका फोन चेक करूं और देखूं कि उसमें क्या है। आखिर वह मेरा बेटा था और मुझे उसके फोन को चेक करने का हक था। मैंने फोन की गैलरी खोली तो उसमें एक वीडियो थी। वीडियो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वीडियो बाथरूम की थी और साफ नजर आ रहा था कि उसमें क्या हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी हालत अजीब सी हो गई। मैंने बार बार देखा कि कहीं और भी वीडियो तो नहीं है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही वीडियो थी। मैं उस वीडियो को देख ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई और पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था। उसने देख लिया था कि उसका फोन मेरे हाथ में है और मैं वह वीडियो देख चुकी हूं। यह सुनकर मेरे बेटे का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में डर की छाया थी। मेरी आंखों में भी एक सवाल उमड़ रहा था, जिसे मैं आखिरकार पूछ ही बैठी। जवाब सुनते ही मैं दंग रह गई। मैंने अपने बेटे की ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। मैंने उससे कहा, तूने यह सब कब किया, कैसे किया और क्यों किया, बता मुझे। अब उसके भी आंखों में आंसू थे और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसी दिन किया था जिस दिन आपने मुझे बताया कि कोई आपको छुपकर देखता है। आपको क्या लगता है? मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। जब आपने कहा था कि कोई आपको देख रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा गुस्सा करना आपको परेशान कर देगा और आप डर जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी यह सब कर रहा है उसे पकड़कर ही रहूंगा। मैंने सबसे पहले रोशनदान पर एक छोटा कैमरा लगा दिया था जिसका रुख बाहर की ओर था। उसमें आप नहीं बल्कि बाहर का दृश्य दिखता था। उसी कैमरे से मुझे पता चला कि वह हमारे मोहल्ले का ही लड़का है, जो गली में खड़ा होकर देखता है। जैसे ही उसे पानी गिरने की आवाज आती है, वह समझ जाता है कि कोई अंदर गया है और फिर अंदर झांकने की कोशिश करता है। मैंने उसका नाम और घर का पता भी मालूम कर लिया है। मेरा तो दिल करता था कि सीधे उसके घर जाऊं और उसे गोली मार दूं, लेकिन जब अपने दोस्त से बात की तो उसने समझाया कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा।
उसने तुम्हारी माँ की कोई वीडियो बनाई है जो उसके पास है, पहले हमें वह वीडियो निकालनी होगी। मैं उसी से बात कर रहा था जब आपने मेरी बात सुनी थी। मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की है और हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। हम ऐसा करेंगे कि उसे लगेगा कोई बाथरूम में नहा रहा है, और जैसे ही वह अंदर झांकने लगेगा हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर वैसे उसे टोक कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो वह कभी नहीं मानेगा, लेकिन जब उसे सबके सामने पकड़ा जाएगा तो कोई भी उसका साथ नहीं देगा। आपसे ज्यादा मुझे गुस्सा है, आपसे ज्यादा मैं बेचैन हूं उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं है। हमें उसे सबक सिखाना है ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। आपको पता है, आपने कहा था कि मोहल्ले में एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी जिसके लिए सभी ने उसके पति को दोषी ठहराया, लेकिन हकीकत में यह काम उसी मोहल्ले के एक और लड़के ने किया था। यह लड़का बहुत बदनाम था और मोहल्ले की कई लड़कियों को परेशान कर चुका था। कभी लड़कियों को छेड़ता तो कभी और कोई हरकत करता, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी थी। मेरे दिल में उस लड़के के खिलाफ बहुत गुस्सा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलतफहमी पाल रखी थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे अपने बेटे ने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैंने कभी उसे यह बात नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी थी। समाज किस दिशा में जा रहा है यह हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे पर गर्व था। आखिरकार मेरे बेटे ने योजना बनाई, और जब वह बदमाश लड़का रोशनदान की ओर देख रहा था तभी मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। मोहल्ले के लोगों ने उसे देख लिया था, फिर सबने मिलकर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई वीडियो नहीं थी। हालांकि उसने और भी कई लड़कियों की वीडियो बनाई थी। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कई केस बन सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवाइए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इस घटना के बाद मैंने घर का रोशनदान भी बंद करवा दिया। बेटे की नौकरी भी लग गई और हमने उसकी शादी श्वेता के साथ करने का फैसला किया। दोनों की सगाई हो चुकी थी और अब शादी होने वाली थी, लेकिन अभी भी जब मैं उस वक्त की बातों को याद करती हूं तो गुस्सा आ जाता है। ये सब मेरी एक दोस्त की वजह से हुआ था जो मोहल्ले में लोगों को कहानियां सुनाती थी। अब उसकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनने वाली है, लेकिन उसकी बेटी उसकी तरह नहीं है। वैसे मेरी दोस्त बुरी नहीं थी, पर उसकी हरक मुझे ठीक नहीं लगी। मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन उसने मेरे दिमाग में इतनी नकारात्मक बातें भर दी कि मैं अपने बेटे के बारे में ही गलत सोचने लगी। मैं कैसे भूल गई कि मैंने ही उसे पाला पोसा है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जब श्वेता और रोहन की शादी का दिन करीब आ रहा था तो घर में खुशी का माहौल था और सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। इसी बीच मैंने अपने बेटे के साथ खुलकर बातचीत की और उसे अपने दिल की सारी बातें बताईं। उसने मुझसे वादा किया कि वह कभी भी किसी का गलत फायदा नहीं उठाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा। ये पूरी घटना मेरे दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गई है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि जीवन में कई बार हमें अपनी धारणाओं और शंकाओं पर काबू पाना पड़ता है। रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज भरोसा होता है। जब हम अपने करीबियों पर शक करते हैं तो हम सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी सवाल खड़े कर रहे होते हैं। मैंने अपने बेटे को गलत समझा, लेकिन उसने अपने कार्यों से मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं संतुष्ट हूं कि मैंने रोहन को सही संस्कार दिए थे और उसने मेरे विश्वास को कायम रखा। श्वेता और रोहन की शादी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हर मां बेटे के रिश्ते में उतार चढ़ावा आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हम उन कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इस घटना ने मुझे यह भी याद दिलाया कि समाज में चाहे कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने परिवार के प्रति सच्चा और भरोसेमंद रहना चाहिए, क्योंकि अंततः यही रिश्ते हमें सहारा देते हैं और हमें उन मुश्किलों से पार पाने की ताकत प्रदान करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बारिश हो रही थी शेयर करें। जब मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी, उस दिन मैंने एक सफेद नाइटी पहनी थी। बारिश की बूंदें मेरे बालों पर झिलमिला रही थी और मुझे वह महसूस हो रहा था
कि मैं अपनी खूबसूरती का सबसे साफ रूप दिखा रही थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां मेरे दामाद जी खड़े थे। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो श्रम से पानी पानी हो गई थी। उस दिन मेरे पति और मेरे बीच अनबन चल रही थी। मैं उनसे खुश रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने उनके लिए उनका कमरा सजाया था और रात को जब पति के बजाय वहां मेरे दामाद जी आए, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे उम्र के हिसाब से 2 चीजें पता है और वह है आपकी खूबसूरती और आपका दिल। उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया और कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे पति की बजाय मेरे दामाद जी खड़े थे। मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी और मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर पति होंगे, लेकिन उनके बजाय दामाद जी थे। मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मैंने यह सोचकर अपनी बेहतरीन तस्वीर बनाई थी कि पति मुझे देखेंगे, लेकिन दामाद ने वहां पहुंचकर मेरे पति के लिए बनाई गई खाने की थाली उठा ली थी। उन्होंने मुझे अलग नजरों से देखा। मैं जल्दी से अपने कमरे में भागी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, सासू माँ, कहाँ जा रही हो? वह मुझे पानी दोगी? क्या मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं जल्दी से कमरे में चली गई थी। मैंने दामाद जी से कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। मैंने अपनी साड़ी पहनी और फिर उन्हें चाय और पानी लेकर दिया। वे अभी भी मुझे वही नजर से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, आज कोई खास बात है क्या? शायद मैंने गलत समय पर आ गया हूं। मैंने कहा, कुछ बात नहीं, सब ठीक है। दामाद जी, सच कहूं तो मुझे दरवाजे पर तुम्हारे ससुर के आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, इस बात से मैं भी खुश हूं। उन्होंने सब कुछ देख लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने उनके एसएस के लिए एक छोटा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से वे घर पर समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करें। पति पत्नी की रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें बीच बीच में सरप्राइज प्लान करना चाहिए। आज मैंने इंटरनेट पर एक नया आइडिया देखा और उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन तुमने समय पर आकर बिगाड़ दी। मैं अपने दामाद जी से बात कर रही थी कि अचानक ही मेरा पति अभिषेक घर आ गया। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन देर से आया। अगर वह समय पर आता तो दामाद जी को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही मेरे पति ने उसे गले लगा लिया। उसने मुझे देखा भी नहीं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने उसी समय वादा किया था। हॉल में बैठकर मैं सोच रही थी कि दामाद जी भी मेरी बगल में बैठे हैं। मेरा ध्यान उनकी ओर से हट गया था। जब दामाद जी ने मुझे अचानक अपने हाथों में लिया, मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरे मन में अभी भी विचारों की गहराई में डूबा हुआ था। दामाद जी के आगमन से मुझे डर लगा था। उन्होंने देखा कि मैं घबरा गई हूं और पूछा, आप यहां अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? मैंने उनका हाथ पकड़ा और सीधे अपने कमरे की ओर ले गई। वहां उन्हें मैंने सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। दामाद जी ने बिस्तर की तारीफ की। आपने बहुत अच्छी तरह सजाया है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं उसे क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा वह मुझे समझ नहीं पा रहे थे। गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल आई और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। दामाद जी बोले, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी पसंद गलत निकली। वे अभिषेक के बारे में बात करते हुए बोले, ससुर जी का भाग्य अच्छा है कि उसे आप जैसी मिली है। दामाद जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की, जिसे सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि उनसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हूँ। वे बोले, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आपके लिए उनकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। अब मैं अभिषेक की ओर पीठ करके सो गई थी। अभिषेक अगले दिन भी जैसे हर दिन की तरह अपना खाना लेकर काम पर निकल गए। दामाद जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 बजे ऑफिस में जाना है। दामाद जी 30 साल के थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी मान सकता था कि वे बहुत हैंडसम और फिट दिखते थे। वे नहाकर तैयार होकर बाहर आए, लेकिन उन्होंने केवल तौलियां लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे उनकी देखभाल का ध्यान गया।
दामाद जी ने सीधे किचन में जाकर अपने व्यवस्थित तरीके से तैयारी शुरू की। मैंने उन्हें देखकर खुद को एक क्षण के लिए बंद कर लिया। उनकी देखभाल को देखते हुए मैं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद दामाद जी पूरे कपड़े पहने हुए वापस आए। जब उन्होंने घर लौटने पर मुझसे मुलाकात की तो मैंने उनसे बरियत की कि मुझे घर के कामों में मदद चाहिए। उनके साथ होने से मुझे अपने घर का माहौल भरा हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई अपना है। उस दिन दामाद जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक नया आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर के बारे में सुझाव दिया। वे कहने लगे, सासू जी, कल मैंने जल्दी आकर आपका प्लान फैला दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से खाना खा लूंगा। आप और ससुर जी अपना समय बिता सकते हो। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दामाद जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर के रोमांटिक बनाने के तरीके भी सिखाए थे। इसी बीच मैंने अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जिसमें वह बस ओके ही कहकर जवाब दे दिया। शाम को तैयारियां भी की थीं, पर अभिषेक ने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर भी जब उसने जल्दी घर आकर मुझे देखा, मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं उससे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन अभिषेक के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसीलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया और उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम करते करते मैं नीला गाउन पहने हुए थी। रात के 10 बज रहे थे। दामाद जी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उन्हें फोन करने का सोच रही थी, तभी घर का दरवाजा खुला और वे अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना खाकर आए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दामाद जी का ऑफिस का समय 10 बजे से शायद 5 बजे तक था। वे सुबह से शाम तक काम में मेरी मदद करते थे। जैसे वे मेरी मदद करते थे, वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। दामाद जी के साथ मेरी बेटी शादी करके वो बहुत किस्मत वाली थी, इस बात में कोई शक नहीं था, क्योंकि वे हर चीज में परफेक्ट थे। एक दिन रात को मैं हमारे कमरे में अभिषेक के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे उसकी पैंट की जेब से एक मुंबई का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, ये तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे मुंबई जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी का आयोजन है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि अभिषेक मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उसे कहा, अच्छा, पार्टी है तो हमें कब निकलना है? उसने जवाब दिया, हमें ये। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, अभिषेक, पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। अभिषेक ने कहा, पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वह परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का निर्णय लिया। इस बारे में बताते हुए अभिषेक ने एक पल में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन वह मुंबई जा रहा था और 4 दिनों तक वहां रहेगा। उसने कहा कि पार्टी 3 दिन की है, लेकिन 4 दिनों तक उसके मुंबई के ऑफिस में काम है। जब वह गया तब मैं अपने दामाद जी के साथ घर पर अकेली थी। उसी समय दामाद जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले जाया। एक और मेरे पति थे, जो मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी ओर दामाद जी थे, जो मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहे थे और मुझे उनकी पार्टी में बहुत अच्छा महमूस करवा रहे थे। उस पार्टी में वह मुझे अपने साथ इस तरह से घुमा रहे थे जैसे कि मैं उनकी प्रेमिका हूं। पार्टी के शुरू होने से पहले वहां एक अवार्ड फंक्शन भी था, जिसमें दामाद जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था और उन्होंने अवार्ड स्वीकारते हुए भी मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। उस रात पार्टी से घर लौटते समय मैंने उसे पूछा, दामाद जी, तुमने मुझे पार्टी में क्यों लिया था? उसने मुझसे कहा, सासू जी, आप बहुत सोचती हो। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ लेना चाहिए। मुझे उसका जवाब समझ में आया। जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, मेरे ड्रेस का हुक खुल नहीं रहा था।
अभी से भी घर पर नहीं था और मैं किससे मदद मांगूं। ये सोच रही थी कि तभी दामाद जी मेरे कमरे में आकर मेरी मदद करने आए। वह मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया और कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई और उससे पूछा, दामाद जी क्या प्रॉब्लम हुई? उसने मुझे हंसते हुए कहा, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है सासू जी, और इसी बीच मेरे कमरे का एसी बंद हो गया। अब रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक मेरे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। दामाद जी गेस्ट रूम में सोते थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है तो मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए ना पड़ा। उस रात दामाद जी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सोए थे और अभिषेक की जगह उन्होंने ले ली थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन दामाद जी की छुट्टी थी और घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे राशन खरीदने बाहर जाना था, लेकिन अभिषेक ने पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी पैसे नहीं बचे थे। मैंने अभिषेक को फोन करना शुरू किया। तभी दामाद जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने उनकी बात मान ली और तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले दामाद जी मुझे एक होटल में खाने के लिए ले गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई दामाद जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे दामाद जी ने दिए थे। अभिषेक हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था अगर मैंने राशन के अलावा कुछ भी ज्यादा लिया तो, लेकिन दामाद जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे जो भी चाहिए था वह दिला दिया। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस रात मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइट ड्रेस पहना हुआ था। मुझे उस ड्रेस में देखकर दामाद जी मेरी तरफ देखते ही रह गए और कहा, सासू जी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे साथ मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने अपनी जगह बदलकर उनसे सटकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उनके बहुत करीब थी। मैं तुरंत उठकर दूर हो गई और अपने काम में लग गई। आज भी उन्होंने छुट्टी ली थी। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में बर्तन साफ करने लगी। अचानक वह मेरे पीछे आ गए और मेरे पेट में चुटकी काट ली। उनके छूने से मैं हिल गई और संतुलन खो बैठी, जिससे मैं उनके ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और मेरे हाथ का झाग उनके चेहरे पर लग गया था। यह देख मैं हंसने लगी। उन्होंने भी मुझे प्यार भरी नजरों से देखा और हंस पड़े। मैंने उनसे पूछा, तुमने चुटकी क्यों काटी? उन्होंने कहा, आपके पेट पर चींटी थी, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा लिया और हम दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगा लिया और हमारे बीच की मर्यादा भूलने लगी। कुछ गलत होने से पहले ही हम दोनों दूर हो गए। उस दिन मेरे दिमाग में उनकी यादें छाई रहीं। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी परवाह कर रहे थे, जबकि मेरे पति अक्सर मुझे नजरअंदाज करते थे। वह मेरे पति से बड़े और ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि किसी औरत को कैसे खुश रखना चाहिए। यह वह अच्छी तरह जानते थे। रात को मेरे पति के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह 8 बजे ही आ गए। सोने से पहले मैंने एक नई नाइटी ड्रेस पहनी थी, जिसे देख मेरे पति ने मुझसे पूछा, ये ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उन्हें नहीं बताया कि वह ड्रेस उनके दामाद जी ने मुझे दिलाई थी। मैंने कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे थे जिनसे मैंने एक ड्रेस खरीद ली। अभिषेक मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की जरा भी परवाह नहीं थी। जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरी परवाह तो दामाद जी को थी, जो मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वही मुझे फूल की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले के पास ही महक नहीं चाहिए। यह मैंने समझ लिया था। उस दिन मैं अभिषेक से थोड़ी दूर थी। अगले दिन अभिषेक और दामाद जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय मेरे दिमाग में दामाद जी का ख्याल आ रहा था। मुझे लग रहा था कि दामाद जी के पास जाकर
मैं अभिषेक को धोखा दे रही हूं। इस ख्याल के साथ ही मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दामाद जी और अभिषेक को संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। घर का दरवाजा खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 10 या 15 मिनट बाद दामाद जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए और मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना दे दामाद जी बोले, यह मजाक का समय नहीं है। आपकी तबीयत खराब है। ये संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। आपको क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। तब मैंने दामाद जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और अभिषेक की परवाह का अंतर देख रही थी। आज तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। दामाद जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी अभिषेक कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें हटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर दामाद जी को मुझसे दूर धकेल दिया और मुझसे कहा, ये सब क्या चल रहा है? तुम अपने दामाद के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। जब तुम अपनी गायत्री के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब होने का मैसेज भेजने पर भी तुम घर नहीं आए। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और दामाद जी का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा था। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूं। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मेरा और दामाद जी का रिश्ता भी सही है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी गायत्री अभिषेक का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा, अभिषेक, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो। लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कम सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर का आयोजन करती थी। शायद मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए था वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी। मैं खुद को दोषी मानती थी, लेकिन दामाद जी ने समय पर मुझे तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उन कठिन परिस्थितियों में दामाद जी ने मुझे संभाला था। हाँ, तुम हमें जिस शक की नजर से देख रहे थे वह नजर एक बार हटा लो दामाद जी, और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह नाटक कर रहे थे। आज जो तुमने देखा वह भी इसी नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़के के साथ कैसे देख सकती हूं? अब अभिषेक मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था। मैंने अपना बैग उठाया और मायके जाने लगी, क्योंकि अब मैं और कुछ सहन नहीं कर सकती थी। एहसास हो गया था और उसने मुझे जाने से रोक लिया। उसने मुझसे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा और मेरे साथ वफादार रहेगा। दामाद जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। आज दामाद जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा पाई। आजकल बहुत से लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री, अपना अच्छा खासा परिवार होते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह एक ट्रेंड नहीं है कि बाहरी व्यक्ति आपको आपके परिवार के सदस्यों की तरह संभाल सकता है। वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ते मामलों की वजह से तलाक के केस भी बढ़ते जा रहे ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना अपने पति को आजादी देने जैसा होता है। इसीलिए
परिस्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए, चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना चल पड़े। एक पत्नी ही है जो उसे सही मार्ग पर ला सकती है, यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।